बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज दोनों मौज़ूआत जो हैं वो ख़ास तौर पे बहुत कंसर्न हैं, क्योंकि एक तो है वो सियासी मसला है, दूसरा जो है वो यकीनी तौर पर कौमी मसला, बल्कि इंटरनेशनल ग्लोबली भी एक मसला है जिस पर हम दूसरे ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। आगाज करेंगे हम आज कराची में एक पूरा एक सिलसिला रहा, एक इफ्तिताह का सिलसिला रहा, जिसके अंदर खासतौर पे PMLN के बहुत सारे लीडर्स मौजूद थे। नाज़िमाबाद जमा हुए, ग्रीन लाइन मंसूबे को इफ्तिताह करने के लिए, अलामती इफ्तिताह के लिए वहां पे पहुंचे नाज़िमाबाद के बाद, लेकिन उनको रेंजर्स की तरफ से रोक दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इफ्तिताह कर ही लिया। अब इस धक्कम पेल में, तल्ख कलामी में, कुछ वीडियोस भी आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे साथ भी आपको नजर आएगी। इसमें यह हुआ कि एहसन इकबाल साहब को कुछ डंडे लग गए, या एक डंडा लगा, वो काउंट मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन अब तक एक डंडा कंफर्म है लगा है हाथ पे। वो कितने जख्मी है ये मैं जानूंगा अली गौहर साहब से। इसके साथ साथ PTI के भी लोग वहां मौजूद थे, कहा जा रहा है उन्होंने भी तल्ख कलामी की है, उन्होंने मना किया। क्योंकि अब ये वजह क्या है आज ही एहसन इकबाल साहब के आने की, इस पूरे सिलसिले की, क्योंकि इमरान खान साहब कल इफ्तिताह करने वाले हैं ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का। ये बहुत लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट है। ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में इसका आगाज हुआ, उसके बाद उनकी हुकूमत चली जाती है, इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, वो टेक ओवर करते हैं, काम जारी रहता है। फाइनली उसकी अल्लाह अल्लाह करके कराची वाले दुआएं मांगते हैं तो बसेज आती हैं, बसेज पूरी हुई हैं, तो अब कहीं जाके 2 महीने बाद इसका इफ्तिताह हो रहा है। इरफान जिलानी भाई ने हमारे शो में बताया था कि बसेज पहुंच रही हैं, 4 दिन में वो बसेज पहुंची थी। आज मैंने कोशिश की है कि उन्हीं मेहमानों को कनेक्ट करूं जो ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। इरफान भाई हमारे साथ है, मैं पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं। इरफान जिलानी भाई रहनुमा है, कराची से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई बहुत शुक्रिया। आपके साथ PMLN के MNA हैं जनाब अली गौहर खान साहब, और ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब से। सर अस्सलाम वालेकुम। आप सर बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। मैं अली गौहर साहब पहले जरा आपसे पूरी तफसील का जायजा लूंगा, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी काफी स्ट्रिक्ट जो है एक बयान आया है, तफ्तीश का कहा गया है, सजा देने का कहा गया है। एहसन इकबाल साहब यकीनी तौर पे सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनको भी मैं कोशिश कर रहा था कि रब्ता करूं, लेकिन इत्तफाक से आज किसी भी लीडर ने फोन नहीं उठाया। ये भी मैं चले आपको बताया, तो बड़ी कोशिश की हमने, लेकिन शायद यकीनी तौर पर मसरूफ होंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब को हमने कोशिश की, नहीं उठाया। तो अब क्या सिलसिला है मुझे नहीं पता। अली भाई आप बताइएगा, आज जो पूरा सिलसिला रहा, ये पहले से प्लान्ड था, अचानक से प्लान किया गया, इसका मकसद क्या था और इसकी जरूरत क्या थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि इसमें तो कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि ये एक मुस्लिम लीग का एक प्रोजेक्ट था, और आपको पता है कि कराची की जो है वो एक मरकजी हैसियत है, मुआशी तौर पर भी हमारे मुल्क में, और कारोबारी मरकज है। और जब हमारी हुकूमत आई तो हमने कोशिश की कि कराची में, आपको पता है, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाक़यात थे बहुत ज्यादा, उनके ऊपर भी मतलब है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह जो उस वक्त मनसूबाबंदी की गई उसके तहत उनमें मतलब है कि वो 80% वो काम रुका और कराची की रौनकें बहाल हुई। फिर कराची का मेन ट्रांसपोर्ट का मसला था। जाहिर है जब मुआशी तरक्की का हब है तो कराची के ऊपर इन्वेस्ट भी करना चाहिए, तो यकीनी तौर पर वो कराची के अवाम डिजर्व भी करते थे इसके लिए, और मियां नवाज शरीफ साहब ने उसका इनिशिएटिव लिया। ठीक हो गया, और तकरीबन ना सिर्फ वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया बल्कि उस पर 80% काम मुकम्मल किया। अच्छा 80% ये आप कह रहे हैं? 80% जिस वक्त हुकूमत उनकी गई तो जो चीजें उनकी रिमेनिंग उस वक्त उस प्रोजेक्ट की रहती थी, जो चीजें इंस्टॉल होने वाली थी, जिसमें बसेस थी, इन तमाम की पेमेंट भी वो करके गए। अच्छा, मतलब है कि वो अपने हमारे मुस्लिम लीग के टाउन में शायद जो वो इनके अकाउंट्स में पड़ी थी, उस जिसमें कि सिर्फ जस्ट जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने कुछ देना नहीं था, सिर्फ उनका इजरा करना था। अच्छा ठीक। लेकिन इनकी आप यहाँ से मतलब है कि इनका अंदाजा करें सोच का कि ये नहीं चाहते थे कि ये फौरी तौर पर क्रेडिट मुस्लिम लीग में उनको चला जाएगा, ठीक है, और ये चाहते थे कि ये लोग भूल चूल जाएंगे चीज, तो इन्होंने 3 साल 3.5 साल वो सिलसिला डिले किया। अच्छा डिले किया, और उसके बाद उसको वो जारी ना किया। अब आकर ये एक मैं इधर और भी हवाला दूंगा। एक आपने देखा है कि जो CPEC, जो मियां नवाज शरीफ साहब CPEC का प्रोजेक्ट लेकर आए, उसमें एक लाहौर कराची मोटरवे का मंसूबा भी है, ठीक है, और वो मंसूबा जो है वो हमारे ही टाइम में आपको पता है कि वो
लाहौर से लेकर तखत तक मुकम्मल हो चुका। ठीक है। उसका संजय बुनियाद मियां नवाज शरीफ साहब ने रखा। इवन मेरी कंस्टिट्यूंसी भी उधर रास्ते में आती है, उधर से भी गुजरता है उनसे का। तो वो उसका आप हैरान होंगे कि जब हमारी गवर्नमेंट चली गई तो उससे पहले इफ्तिताह शायद सल्तान अब्बासी साहब ने भी किया उसके ठीक हो गया, बिल्कुल। फिर इनके गवर्नर सरवर साहब और इनके वो जो मुराद सईद साहब जो मिनिस्टर में वो उस मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए आ गए। यकीन करो उधर तख्तियां लगाई उन्होंने। अच्छा, मकसद ये है कि कोई बंदे में इखलाकी हौसला होना चाहिए। कोई मतलब है कि कोई इस चीज का आज अगर एहसन इकबाल साहब गए थे तो वो उस मैं समझता हूँ कि एक अलामती इफ्तिताह के लिए और एक कि ताकि ये हमारा मंसूबा है, इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत है, आपको भी पता है, सबको पता है, तो जरूरत क्या? बिल्कुल जरूरत होती है, जरूरत होती है। जरूरत ये मतलब है कि एक प्रोजेक्ट है, एक उस वक्त हमारी पार्टी का एक इनिशिएटिव था, इतना बड़ा एक कराची के इवान के लिए तोहफा था, तो उसके लिए जब वो जारी हो रहा है तो उसके लिए हमारा जाना जरूरी है। हमने इनको इफ्तिताह से तो नहीं रोका कि ये ना करते, ये इफ्तिताह जरूर करें, लेकिन ये ज्यादा अच्छा होता कि ये कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आए, उसका इफ्तिताह करें। आप क्या चाह रहे हैं? उस पे तख्ती लगती ये तब तख्ती नहीं, तख्ती हमारा प्रोजेक्ट है, तख्ती हमारी लगनी चाहिए। अच्छा, लगनी चाहिए तख्ती। ये भी नहीं है कि कोई उसका संग बुनियाद रखा था, उसका 80% काम मुकम्मल ठीक हो गया। बात ये है कि कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट अगर ये लेकर आए हैं, पाकिस्तान के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं इस किस्म का, ये इनकी ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए ना कि ये पिछली हुकूमत मतलब आप तो इनके तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो अभी तक ये हमारे मंसूबों के ऊपर तख्तियां लगा रहे हैं। ठीक है। मतलब है कि इनको अपने प्रोजेक्ट लेकर आने चाहिए। और जो इन्होंने आज उधर एक मिसाल कायम की, मतलब है कि ये तंग नजरी की, और जिस तरह से कि सीनियर लीडरशिप के ऊपर इन्होंने तो वो एहसन साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि वो रेंजर से पुलिस का काम ले रहे थे और रेंजर के जरिए तशद्दुद करवाया और उनके हाथों पर भी चोटें आई। तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल खैरियत से कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है, खैरियत है, लेकिन जाहिर उनको चोटें आई। इसके बाद वो गए तो धक्कम पेल हुई। मतलब है कि ये एक सीनियर लीडरशिप, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये एक मतलब है कि ये एक शर्मनाक इन्होंने तरीका अपनाया है, लेकिन ये इनकी रविश है, हमें इन पर अफसोस नहीं है, ये इनकी रविश है। लेकिन उससे क्या मियां नवाज शरीफ साहब के बनाए हुए प्रोजेक्ट छूट जाएंगे? हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाने से क्या ये समझते कि अगर इनको तो तवज्जो करनी चाहिए आज की महंगाई के ऊपर, आज जो करप्शन हो रही है मुल्क में उसके ऊपर तवज्जो करें और कोई डिलीवर करने वाली बात करें। अब तो 1 साल बाकी रह गया, अब आरटीएस सिस्टम की और ईवीएम मशीनों की जान छोड़ दें। अवाम आप इन चीजों से आप अवाम का वोट नहीं हासिल कर सकते। वो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी है, बट खैर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मैं जरा इरफान जिलानी भाई का भी कमेंट ले लूं। इरफान भाई, आपने सुना इन डिटेल उन्होंने बताया कि उनका 80% प्रोजेक्ट कंप्लीट है, आप तख्ती लगा रहे हैं, बसेस की पेमेंट हुई है। आपने मेरे शो में आगे कहा था कोई 1.5-2 महीने पहले शायद एक प्रोग्राम में कि बसेस आने वाली हैं, बसेस आई, लेकिन वो कह रहे हैं वो तो हमने पे की हुई थी सारी बसेस, क्रेडिट आप लोग लेकर जा रहे हैं। इरफान भाई, शो में उसमें भी क्रेडिट आपने लिया था वैसे कि भाई हम बसेस मंगवा रहे हैं, तो क्या सच्चाई है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। अब मेरे भाई जो मर्जी बादशाह आदमी है, जो मर्जी कहना चाहे कह सकते हैं। अब बात सिर्फ इतनी सी है, 25 इनको तो ये भी नहीं पता होगा कितने अरब का ये प्रोजेक्ट है। मैं बता देता हूँ इनको, 25 अरब का ये प्रोजेक्ट था। अच्छा। जो इसी हुकूमत में बसेस के लिए जो है वो रकूम जारी हुई। अच्छा। और बसेस मंगवाई गई। वो हम सब, मैंने आपको पहले भी आपके शो में बता चुका हूँ ये सारी बात। और इसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखें, ऐलान नवाज शरीफ ने हमने देखे थे, पता नहीं को जिधर जाते थे ऐलान फरमाते थे। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। आप क्या कह रहे हैं? प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था? स्टार्ट तो हो गया था, फार्म में स्टार्ट तो हो गया था, रोड बन रहा था, इतना तो मुझे भी याद है। नहीं, आसिफ साहब सिर्फ फीता काट के गए थे। ये ना बसेस का कोई वजूद था, ना रोडों का कोई वजूद था। सिंध हुकूमत कहती रही जी बसेस, चूंकि सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारी ली थी, सिंध हुकूमत नहीं मंगा रही थी, उस पर वफाक का और सिंध हुकूमत का एक झगड़ा चलता रहा। फिर आखिर में वजीर आजम साहब ने फैसला किया कि चूंकि कराची के लोगों ने हमें वोट दिया है, इनका हक है हमारे ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है, सिंध हुकूमत नहीं मंगाती बसेस, ना मंगाए। वफाक ने उसकी पेमेंट की
बसेस इस वक्त कराची में है, रोड से लेकर तो बसेस तक जितना मंसूबा PMLN ने जो पेमेंट की है वो बसेस कहाँ है, वो बसेस कहाँ है? PMLN ने कौन सी पेमेंट की है भाई? ऑन रिकॉर्ड है, आप जरा पता करें ना। उनके कहने से क्या होता है, वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, फीता काटने का। आज वो एहसान इकबाल साहब के और इनके जो है वो वजीरों के पेट में दर्द हुआ जी, क्योंकि हम ओ भाई मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप नवाज शरीफ को बुलाओ, सारे मंसूबों की फीते कटवाऊंगा। वो खुद तो भाग गया यहाँ पे, यहाँ ड्रामेबाजी करने के लिए, शहबाज शरीफ की तरह रंगबाजी करने के लिए लोगों को छोड़ गया हमारे सर पर, कौम के। तो मैं ये समझता हूं, देखिए ये सारी कौम जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उसका अभी रिजल्ट आपके सामने है, जो अभी कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के मौके पर जिस तरह से हजूम जो है वो वजीर आज़म इमरान खान की एक झलक देखने के लिए एक के ऊपर एक गिर रहा था। इतने तो वोट इनको हल्का 133 में नहीं पड़े थे नून लीग को। तो कौम के सामने इनकी कारकर्दगी मालूम है। और वो हमारे एक दोस्त है इमरान अफजल राजा साहब, उन्होंने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी। आज का जो वाकया हुआ है एहसान इकबाल साहब के जाने का और नून लीग का क्रेडिट लेने का, वो मैं कोट करना चाहूंगा। इमरान अफजल राजा साहब फरमाते हैं कि नून लीग की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई रिश्ता कराने वाली नहीं होती, वो रिश्ता कराती है और जब उनके यहाँ बेटा या बेटी कोई पैदा होती है तो वो पहुंच जाते हैं जी, मिठाई और मुबारकबाद का हक तो मेरा है। तो बिल्कुल यही हाल इनका हो रहा है इस वक्त नून लीग का। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, एक और कमेंट जो उन्होंने, मैं उस पर भी बल्कि आपसे बात करूं, फिर मैं वापस जाता हूं की तरफ। उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत पिछले प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट लेती है। ये रिवायत बन गई आपके, आपने अपने कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं किए, आप पिछली हुकूमत के क्रेडिट्स ले रहे हैं और वक्तन फवक्तन आप इस तरह करते रहते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए बात देखिए, मेरी बात सुने, पूरी मीडिया के सामने ये बात है कि इस पूरी मीडिया को इस बात का मालूम है कि मंसूबे जो है जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अभी शुरू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो आप डैम का मंसूबा ले लें, चाहे गरीबों के लिए जितने प्रोग्राम्स इसमें शुरू हुए हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए रियासत, खास तौर पे जब आप रोल मॉडल बनाते हैं रियासत मदीना को, तो उसका काम ये होता है कि जो गरीब और अफलासी की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, उनका सबसे पहले ख्याल करना है। यही वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ख्याल किया हमारी इस 3 साल हुकूमत में। और आज जितने प्रोजेक्ट गरीबों के लिए स्टार्ट किए इस हुकूमत ने, पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने स्टार्ट नहीं किए। चले अब ये बताएं कि ऑलरेडी, अच्छा मैं एक मिनट, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आने वाले दौर में जितने मंसूबे आ रहे हैं उसमें जो 18वीं तरमीम हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मिसाल के तौर पे सिंध के लिए हम कोशिश करें किसी तरह से सेहत कार्ड को लॉन्च किया जाए, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट 18वीं तरमीम है और पीपल्स पार्टी इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो मैं यहाँ भी ये काबिल जिक्र बात करना चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा जिसका कल इंशाल्लाह ताला वजीर आज़म साहब कराची में इफ्तिताह करेंगे, इसमें किसी जमात का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी ने 1 रुपया जारी नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने झूठे इल्जामात लगाए, नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ झूठे फीते काटे, ये 700 अरब लैया को दिए, ये 800 अरब कसूर को दिए। मेरा एक और भी छोटा सा एक और सवाल, ये ड्रामेबाजी अब बंद होनी चाहिए। कौम के सामने मालूम है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह खालिसतन अवाम का काम कर रही है। ठीक है, चले मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूं। पहले मैं जरा अली भाई से, अच्छा अली भाई, आपने एक बात की, बहुत बड़ी बात की, आपने कहा कि ये क्रेडिट ले रहे हैं आपके प्रोजेक्ट का बिकॉज लास्ट हुकूमत आपकी थी। अगर मैं आपके दौर की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका क्रेडिट आपने लिया है, वो चाहे पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट था, किसी का भी प्रोजेक्ट था। तो ये क्या रिवायत नहीं रही पाकिस्तान में, आने वाली हुकूमत पिछले प्रोजेक्ट्स को बंद नहीं करती, डेफिनेटली उनको कंटिन्यू करती है, बिकॉज पैसा तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का लगा ना सर, नवाज शरीफ साहब की जेब से तो नहीं लगा था। और यही अगर मैं एग्जांपल दूं 98 की, तो हमारे जो जब एटॉमिक पावर बना पाकिस्तान तो बटन तो नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। डेफिनेटली प्रोजेक्ट उन्होंने इनिशिएट नहीं किया था, लेकिन आज तक आम बच्चा जानता है नवाज शरीफ साहब ने बटन दबाया था, लेकिन फैक्ट ऐसा नहीं है। तो आपको नहीं लगता नॉर्मल बात है, अगर वो ले भी लेते तो इतनी कोई सीरियस बात नहीं थी इसके अंदर क्रेडिट में? नहीं, देखें बात बटन दबाने की नहीं होती, बात होता है नाम तो नवाज शरीफ साहब का आता है हर जगह पे, बटन नवाज शरीफ साहब। मैं भी स्टूडेंट था उस वक्त, तो मुझे नहीं पता था माजी में क्या, मैं सारी जिंदगी यही समझता नवाज शरीफ साहब। देखें बात ये है, बात बटन सिर्फ दबाने की नहीं थी। बात ये थी कि उस वक्त पूरी आलमी दुनिया का मियां नवाज शरीफ पर और पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर था। अच्छा। मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त लीडर थे, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त मुल्क के वजीर आजम थे, और आपको पता है उनको अरबों रुपए की ऑफर्स आई थी, हमें भी याद है अच्छी तरह से, कि आप ये धमाके ना करें, हम आपको इतने मुल्क के लिए ग्रांट दे देंगे, इतने आपके मतलब है कि अरबों डॉलर जो है वो हम आपके मुल्क के ऊपर जो मतलब है कि रेल फेल कर देंगे। लेकिन मियां साहब ने अपने मुल्की वकार और मुल्की सलामती के लिए
अपने जूते की नोक के ऊपर उन ऑफर्स को रखा। सर मेरे ख्याल में और इखलाकी तौर पर जी, जी। वो हमें पता था कि ये पाबंदियां भी लगेंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन वहां पर मसला था हमारे मुल्क के वकार का और हमारी मुल्क की सलामती का। तो ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, उन तमाम चीजों को ठुकरा कर उन्होंने कहा कि नहीं हम धमाके करेंगे, और जब इंडिया ने धमाके किए उससे डबल धमाके जो थे वो एटमी मियां नवाज शरीफ साहब ने करवाए। नहीं वो तो मैं कह रहा हूं, लेकिन प्रोजेक्ट उसमें आज भी इस बात को पाकिस्तान में तस्लीम किया जाता है कि जो वो मतलब है कि हमारा एटमी प्रोग्राम था वो भुट्टो साहब के टाइम में शुरू हुआ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उसको चलाया, और उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त स्टैंड लेकर किया। उस वक्त एक जुर्रतमंद वजीर आजम ही स्टैंड ले सकता था। आज उस वक्त इमरान न्याजी होता तो इसने कहना था भाई डॉलर दे दो। इसने तो पूरा मुल्क जो है वो मतलब गिरवी रख दिया IMF के पास, लोगों को खत्ते गुर्बत से नीचे भेज दिया। अभी ये प्रोग्राम में मौसूफ जो बातें कर रहे थे, ये झूठ पे झूठ बोल रहे थे, इन्होंने वो उस पर ग्रीन लाइन पर बात नहीं की, दाएं बाएं की तरफ बातें बोला कि सारे पैसे हमारे गए हमारी हुकूमत में। झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 80% पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई आप बात सुने ना, मेरी बात को टोके नहीं। अगर आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया है, अगर आप बात सुनना चाहते हैं तो गौर से सुने, वरना अपनी बात करें, मैं चला जाता हूँ। ताबेदार आपका सर, प्लीज अब बताएं तो सही, मैं जानना चाहता हूं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम 80% इंफ्रास्ट्रक्चर किसने मुकम्मल किया उसका सारा, इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किसने किया, इसकी तमाम पेमेंट हमने की। बसों के पैसे हमारे अकाउंट में रखे हुए इन्होंने रोके रखे कि ये क्रेडिट नवाज शरीफ का। इन्हें कहीं कोई CPEC का आप ये कह रहे थे कि डेरा गाजी खान में भी कोई इफ्तिताह करने जा रहे हैं, मकसद ये इफ्तिताह करें, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। उस वक्त इनका सर शर्म से झुकना चाहिए जब ये मोटरवे के प्रोजेक्ट का जाकर इफ्तिताह करते हैं, जब ये CPEC के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हैं, जब ये ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हैं, उस वक्त इनको नदामत के साथ इनकी आंखें और सर नीचे होना चाहिए। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का भुरकस निकाल दिया, गरीब से नवाला छीन दिया, पाकिस्तान की करेंसी की डिवेल्यूएशन कर दी, पाकिस्तान में अद्वियात के रेट बढ़ा दिए, पाकिस्तान के चीनी और आटे पर डाका डालने वाले लोग, पाकिस्तान के BRT पेशावर पर डाका डालने वाले लोग, पाकिस्तान के जो कोरोना की खैरात अरबों रुपए में आई, ये तो वो है गरीबों के लिए ज़कात का आया हुआ पैसा इनके वजीरों मशीरों और इमरान न्याजी की ATM मशीनों ने खा लिया। ये वो लोग हैं, इमरान न्याजी की हमशीरा की जेब से पैसा निकलता है, पाकिस्तान की अवाम का चोरी किया हुआ, कहते हैं कि ये हमने मशीनों से कमाया। भाई वो मशीनें पाकिस्तान की अवाम को भी दे दे। और दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा, मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम का डेकोरम में आप कोशिश किया करें, चाहे कोई एक्स पार्लियामेंटेरियन हो तो ज़िम्मेदार बंदा तो अपने प्रोग्राम में बिठाया करें, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो PTI का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मकसद है कि गली में फिरते हुए तर्जमान तो आपको हर पार्टी के 500 मिल जाएंगे, लेकिन एक प्रोग्राम का डेकोरम होता है। जो बंदा पार्लियामेंटेरियन है उसका जवाब मैं दे सकता हूँ, वो मेरी बात का जवाब दूं, क्योंकि उसको पता है गैर जिम्मेदार लोगों को उठाकर आप गलियां इस तरह प्रोग्राम्स में ना बिठाया करें। अगर इनको बिठाना तो फिर मुझे बताएं, मैं आपको नून लीग के तर्जमान भी भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है, चले मैं ले लेता हूँ आपके वैलिड ठीक वैलिड हो गया। इरफान भाई क्या कहेंगे सर, प्लीज क्लोज कीजिएगा इस पे। ये तो आप देख लें, नून लीग की सोच जो है यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म होती है। बहरहाल मैं चले जी इनकी नजर में कोई भी हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, और मैं पूरा राइट रखता हूँ। और पार्लियामेंटेरियन ये हमारे टैक्स के पैसों पे बैठे हैं, ये यहाँ पे तनख्वाहें ले रहे हैं, बातें सुना रहे हैं यहाँ पे लोगों को। कमाल करते हैं यार, ये टैक्स के पैसों पे हमारे जो है सारे मजे कर रहे हैं, सारे प्रिविलेजेस लेते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं, कौम के टैक्स के पैसों पे। नंबर एक बात, बहरहाल इससे ज्यादा मैं क्या इनको बात करूंगा। इन्होंने बात की है इमरान खान साहब की बहनों की, मैं करना नहीं चाहता था मरियम बीबी की बात, क्योंकि मैं अवॉइड ही करता हूँ खवातीन के ऊपर कोई बात करना, वरना करने को मेरे पास भी बहुत कुछ है। आज ये जी ग्रीन लाइन पे इनको क्या पता, ये पता नहीं कैसे पार्लियामेंटेरियंस बने। सबको पता है जिस तरह ठप्पे लगाकर ये असेंबलियों में पहुंचते थे, अब पता लगेगा इनको EVM आ गई है, अब पता चलेगा इनको क्यों भाग रहे थे ये EVM से, अब पता चलेगा इनको। तो ये आपसे कोई सड़क छाप आदमी नहीं। 20 साल हम जो है ना, अल्लाह का फजल है, हमने सियासत में टाइम दिया और 20 साल हो गए इसी तहरीक इंसाफ, इसी जमात के अंदर। तो खैर
एनीवेज, मैं बात करता हूँ अवाम के मफाद के मौजू पर कि मैं कौम को बता दूं, ये हमारे इतने अजीम पार्लियामेंटेरियन है, मैं इनको चैलेंज करके कहता हूं कि ये साबित कर दें कि अगर नवाज शरीफ के दौर में इस ग्रीन लाइन मंसूबे पे सिवाय ऐलानात के 1 रुपया भी कोई जारी हुआ हो। चैलेंज कर रहे हैं आप? ओके, मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको क्या काम हुआ था। सिर्फ एक किस्त आई थी, वो ट्रैक थोड़ा सा उसका जो बना था, वो खाली ट्रैक पे लोगों ने भागना था, उसे किसने देनी थी? उसकी बसें इन्होंने डाल दी थी सिंध हुकूमत के ऊपर उस वक्त की। ठीक है, ये जो मंसूबे का लेते हैं, ये मंसूबा तो 2007 में शुरू हुआ है, तो क्रेडिट अगर आपने देना है तो मुशर्रफ को दे फिर। ठीक है, चले, हाँ ठीक हो गया। अच्छा चलें नाज़रीन, ऑफ कोर्स गुफ्तगू तो अभी जारी रहती, लेकिन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना और फिर दूसरा मौजूद प्रोग्राम में। इरफान जिलानी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अली गौहर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया यहाँ पे। ऑफ कोर्स एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद बात करेंगे ओमिक्रॉन वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में उसकी आमद हो चुकी है, क्या खतरे की घंटी बज रही है, जानते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक। और अब हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से। इस वक्त पूरी दुनिया में एक और बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो चुकी है, एक बहुत बड़ा जो है मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इशू बनेगा और बन भी रहा है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि मजीद अभी इस पर तहकीक जारी है। ओमिक्रॉन, ये साउथ अफ्रीका से जो किस्म निकली थी, 2 हफ्ते पहले भी इस पर हम प्रोग्राम कर चुके हैं और बेसिक तमाम तर डिटेल्स उस प्रोग्राम में हम आपको दे चुके हैं। आज उस वक्त हमने कहा था कि शायद ये पाकिस्तान में आएगा और डॉक्टर साहब ने भी कहा था आएगा, आज वो आ चुका है पाकिस्तान में। आज केस रिपोर्ट हुआ, उसके ऊपर सिंध हुकूमत ने ऑफ कोर्स बात की, महकमा सिंध के जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने बताया कि वो ठीक हो गई, कि वो 65 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने खास तौर पे वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई थी, दैट वाज द मेन रीज़न जिसकी वजह से मे भी उनको हुआ, लेकिन अब वो कहा जा रहा है सेहतियाब है। उनके घर में भी कुछ लोग अभी कोरोना में, एक की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी नहीं पता कि उनको क्या ओमिक्रॉन है या नहीं है, लेकिन ये पूरी सूरत हाल आज तक की ये अपडेट है। लेकिन कुछ माहिरीन का, कुछ हलकों का ये कहना है कि ये लिमिट नहीं है, एक केसेस, ये कोई लिमिट नहीं है, फैल चुका है, रिपोर्ट नहीं हो रहा, टेस्टिंग अभी प्रॉपर नहीं हो रही है, ये मजीद फिगर्स बढ़ेंगे। नाउ आर वी रेडी फॉर दैट? क्या हम इस खतरे की घंटी के लिए तैयार हैं? आज इस पे बात करने के लिए मैंने 2 बहुत ही मौजूद नामों को प्रोग्राम में शामिल किया है। हमारे साथ डॉक्टर सीमी जमाली मौजूद हैं, एक्स डायरेक्टर रह चुकी हैं, जेपीएमसी की एक बहुत नामवर शख्सियत हैं। सीमी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सजाद कैसर साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। सर पीएमएस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सीमी साहबा, आपसे मैं आगाज करता हूं और सबसे पहले जरा बताइएगा कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है कोरोना की और उसी के साथ ओमिक्रॉन की, टेस्टिंग के हवाले से, अगर ओमिक्रॉन आ जाता है और स्प्रेड हो जाता है तो क्या प्रिकॉशंस हमारे पास हैं, कितने हम तैयार हैं, हमारे पास कितनी फैसिलिटीज, प्लीज जरा इस पे बात कीजिएगा मैम। अच्छा जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो हमें ये बात समझ लेने की जरूरत है कि कोविड एक रियलिटी है जो कि इस दुनिया में मौजूद है, इट्स अ पैंडेमिक और हम सबको इसके लिए तैयार हर वक्त रहना चाहिए। इट नेवर वेंट एनीवेयर, इसमें वायरस से म्यूटेशंस होती रहेंगी, जब तक ये दुनिया में रहेगा इसमें म्यूटेशंस होंगी। सो देयर इज नो नीड टू बी सो कंसर्न्ड कि ये म्यूटेशन नहीं करेगा। ये म्यूटेशन, ओमिक्रॉन एक और नाम रख दिए, जैसे अल्फा बीटा डेल्टा नाम रखे थे उस तरह ओमिक्रॉन एक और नाम है, इट्स अ ग्रीक वर्ड एंड it also has the same kind of spikes, शायद ज्यादा penetrate करती होंगी ह्यूमन सेल के अंदर। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि ये जो आज केस का बहुत जिक्र हो रहा है और बड़ा तबसरा हो रहा है इस पे हर खबरों में, और फिर भी वो ऊपर कुछ और खबर चलाते हैं, नीचे कुछ और खबर चला देते हैं। अभी ये 100% कंफर्म केस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी इसको एनसीओसी में सैंपल्स जो है NIH इस्लामाबाद में ट्रांसफर करवाएं टू सी वेदर इट इज ओमिक्रॉन और इट इज नॉट ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो, अल्फा हो, बीटा हो, ये वेरिएंट्स तो होते ही रहेंगे कोविड के अंदर, तो इतना अभाम और इतनी एंजाइटी शो करने की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब बस एक बात होगी कि कोविड जो है कभी कहीं गया नहीं था, कोविड यहीं पर था, अब म्यूटेट होता रहेगा। साउथ अफ्रीका को हमें बजाय इसके कि हम उनको क्रेडिट देते इस बात का, दुनिया भर ने उनकी फ्लाइट्स और उनकी उनको हमने पनिश कर दिया, कि पेनलाइज कर दिया कि जी आपने
हमें बता दिया तो अब आप ही सफर करें और हम आपके लोगों को आने जाने नहीं देंगे। ये तो हर वक्त मौजूद होगा। इट इज आउट ऑफ दिस थिंग दैट दे फाउंड आउट। उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग थी, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया एक केस और फिर कई सारे केसेस, मगर उन्होंने हर दफा एक बात की है कि ये माइल्डर सिम्टम्स के साथ हैं। जब वायरसेस म्यूटेट करते हैं, आई एम नॉट अ वायरोलॉजिस्ट, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बता सकती हूँ कि जब शक्ल अपनी तब्दील करते हैं ये वायरसेस, तो कभी ज्यादा विरुलेंट हो जाते हैं और कभी कम हो जाती है, इनकी विरुलेंस कम भी हो सकती है। तो अभी तो ये बात पता ही नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप देखें साउथ अफ्रीका में तो 1 डिजिट वैक्सीनेशन है उनकी, सो दे अंडर 7% और सो ऑफ देयर पॉपुलेशन हैज बीन वैक्सीनेटेड। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी पेशेंट्स, काफी लोग जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं, बल्कि अब तो बूस्टर डोजेस भी दे रही हैं थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बूस्टर्स भी लगा रहे हैं ओवर सर्टेन एज लिमिट्स और जो लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सो आई थिंक वरी हमें इस बात से करना चाहिए कि जो हम ये जो जल्द से जुलूस इकट्ठे कर रहे हैं, जो हम लोगों को गैदरिंग्स कर रहे हैं, इनसे हम भी इस वक्त अवॉइड करें, SOPs पर अमल दरामद करें और जितना हो सके, जितने लोग हो सके वैक्सीनेट कराएं। ये खातून जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, इनका लिखा हुआ है कि शी वाज नॉट वैक्सीनेटेड। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब आपको मुल्क में ये सहूलत है फ्री वैक्सीनेशन की, कराची में आप रहती हैं एंड शी हैज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल। उनकी तो बात छोड़ें, उनमें मर्द हजरात भी हैं जो वैक्सीनेटेड। जी बिल्कुल। तो अच्छा, हुकूमत को ये कब्जन लगानी पड़ी आपके ऊपर और हम सब के ऊपर कि जी जब तक सिम आपके फोन की सिम बंद कर देंगे, जब ये पेनल्टी लगाने की जरूरत समझी तो फिर लोगों ने फिर देखेंगे कैसे लोग भागे भागे आए वैक्सीनेट कराने के लिए। और जगह जगह थैंक्स टू द गवर्नमेंट, मैं तो गवर्नमेंट को इतना क्रेडिट देती हूँ, किसी मुल्क में शायद इस तरह ना हुआ हो कि इन्होंने जगह जगह हर नूक एंड कॉर्नर पे इन्होंने फैसिलिटेट किया और लोगों को बड़े अस्पताल, एंड आई थिंक दे हैव डन अ स्प्लेंडेड जॉब इन कोविड। सो वी शुड जस्ट शुक्र करें हम, और हमें और कोविड कहीं जाएगा नहीं। दिस इज अ पैंडेमिक, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो इस बात का ख्याल रखें, अपने आप को बचाएं, मुल्क के लोगों को बचाएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। दैट इज द ओनली वे दैट वी हैव। एंड यू टेल मी, इसके अलावा आप मुझे बताएं और क्या तरीका है? और तो कोई तरीका नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैम, देयर वाज अनदर रिसर्च इन जर्मनी, आई एम गोना टॉक टू यू ऑफ कोर्स अबाउट दैट। मैं पहले डॉक्टर कैसर सजाद साहब से उस पे बात कर लूं। जर्मनी के कुछ रिसर्चर्स ने कुछ और भी कहा इस हवाले से, उन्होंने इसको तोहफा करार दे दिया है इस ओमिक्रॉन को, उसमें बाद में आते हैं। डॉक्टर कैसर साहब, सर आप ऑफ कोर्स PMA के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, ऑफिशियल ऑफ कोर्स आपके पास आदत शुमार भी होंगे, टेस्टिंग की रिपोर्ट, तमाम तर चीज़ें। हाउ डू यू सी थिंग्स गोइंग ऑन? आई मीन आगे फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है, अगर ये स्प्रेड होता है तो क्या हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे? पैनिक सिचुएशन क्रिएट तो नहीं हो जाएगी पाकिस्तान में? दोबारा फ्लाइट्स बंद होना तो नहीं शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान की भी? हाउ डू यू सी थिंग्स गोइंग ऑन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात सारी ये है कि कोविड जो है, जब से 2 साल हो गए हैं, जब से ये आया है, तब से हम बार बार इसकी यही चीज़ देख रहे हैं कि इसकी प्रिवेंशन करनी है। और प्रिवेंशन के लिए एक लफ्ज़ आप बार बार सुनते हैं कि जी SOPs, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसको फॉलो करना है। और ये उसका बचाव है, क्योंकि वायरस का स्पेसिफिक कोई इलाज मौजूद नहीं है दुनिया में। और चूंकि ये नया वायरस आया, उसके बाद बहुत सारे तजुर्बे हुए पाकिस्तान में, पहली वेव में आपने देखा, और फिर दुनिया में तजुर्बा हुआ, फिर ये हुआ कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, इससे कुछ मरीज सही हो रहे हैं और इससे सही हो रहे हैं। तो अब 2 साल में डॉक्टरों ने बहुत कुछ सीखा, इसके साथ साथ मरीजों ने भी बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो बॉटम लाइन है वो ये है कि वेरिएंट्स आते रहेंगे। जब तक 80% दुनिया के लोग, 80% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते, ये म्यूटेट करता रहेगा और वेरिएंट आते रहेंगे। अब इसको वेरिएंट को हमें प्रिवेंट करना है, और प्रिवेंट करने का बेसिकली वही तरीका है जो हम कोविड की बात कर रहे हैं कि उसके SOP से बचने के लिए, और दूसरा वैक्सीनेट कराने के लिए। तो ये बचाव है उसके लिए। अब ये जो ओमिक्रॉन की बात हो रही है, ये बेसिकली पहली दफा जो साउथ अफ्रीका में जो एंजेली कोट्जी एक डॉक्टर हैं जो कि 33 साल से वहाँ जनरल प्रैक्टिशनर हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, और वहाँ पे वो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी हैं। तो बेसिकली उनकी ये न्यूज़ ब्रेक हुई है, जो उन्होंने 2 मरीज देखे थे, और हुआ ये था कि उनके कहने पे कि ये
बहुत तेजी से स्प्रेड हो सकता है। और इनका जो सिम्टम की जो बात उन्होंने की कि उसमें कोई ऐसी सिम्टम नहीं थी जो कोरोना में होती है, जिसमें कि कहते हैं कि जी खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, नज़ला जुकाम जी, या सांस जब रुकने लगे तो फौरी तौर पे अस्पताल जाए। तो इस तरह की कोई सिम्टम मौजूद नहीं है ओमिक्रॉन में। एक बेसिक सिम्टम जरूर है जो कि परेशान कर सकता है, वो है पल्स रेट का तेज हो जाना, यानी हार्ट बीट जो है आपकी तेज हो जाती है, तो वो जानलेवा साबित हो सकता है इंसान के लिए। तो ये परेशान कौन है। और जो पहली बात ये कही गई कि जी ये बहुत तेजी से डेल्टा वेरिएंट जो जिसने तबाही मचाई इंडिया में आपने देखा, और इंडोनेशिया में और दूसरे ममालिक में बड़ी कर गए, और पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इंतकाल कर गए, खासकर पंजाब में बहुत डेल्टा वेरिएंट्स के बहुत सारे केसेस आए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कहा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा ये तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है ओमिक्रॉन। लेकिन अब 1 महीना हो गया है और मुख्तलिफ मुल्कों में ये स्प्रेड कर गया है, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूं कि 1 महीने में तो डेल्टा वेरिएंट बहुत तबाही कर चुका था, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा स्प्रेड नहीं है। तो अभी इस वेरिएंट्स के बारे में बहुत कुछ मालूम करना है और मालूम चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। जहाँ तक पाकिस्तान में जो आज ये जो न्यूज़ ब्रेक हुई है कि केसेस आ गए हैं और 2 हो गए, 1 हो गया, मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे से मैं बात कर रहा हूँ कि हम तो हमारे पास तो फैसिलिटीज नहीं है ऐसी जिससे हम डिटेक्ट कर सकें कि वेरिएंट्स के बारे में। वेरी ट्रू, समझ रहे हैं आप? वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने 20 साल पहले जब मैं कराची का जनरल सेक्रेटरी था, उस वक्त से मैं डिमांड कर रहा हूँ कि एक जदीद वायरोलॉजी लैब आपके पास होनी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा कमजोर है। वेरी ट्रू। कम जो है एक प्रोविंस में 4 प्रोविंस है, उसमें तो चारों प्रोविंस में एक वायरोलॉजी लैब होनी चाहिए। और उसमें जब अगर आपके पास इस तरह, तो उसमें आपके पास किट्स मौजूद होगा, तो आप बता सकते हैं कि जी वेरिएंट। अभी हम शशोपंज में मुब्तला हैं, और एक यहाँ कराची से जब ऐलान हुआ कि जी ओमिक्रॉन का एक केस आ गया, तो इस्लामाबाद से NIH ने कहा कि जी हमें इस पे कंफर्म नहीं है, हम इसको 2 हफ्ते तक इसको देखेंगे और फिर बताएंगे। ये रीजन यही हो सकता है कि वी आर नॉट, आई वुड नॉट यूज वर्ड केपेबल, बट वी आर नॉट रेडी, या अभी हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है, वो उसको गेज करने का सिस्टम नहीं है हमारे पास, इस वजह से। अब ये 1 महीने से ये बात हो रही है कि ओमिक्रॉन जो है वो आएगा, बल्कि मैंने शायद किसी जगह मैंने ये कहा भी है कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आएगा, बस पाकिस्तान में आ भी चुका होगा, हमें पता भी नहीं है, पता नहीं है ना, डायग्नोज नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर हमारे पास किट्स, और अगर है भी हमें। आपकी आवाज कट रही है क्या? ठीक है सर, मैं आपकी तरफ बिल्कुल वापस आता हूँ, बिल्कुल मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। डॉक्टर साहिबा, ये जर्मनी में क्या खबर आई है, थोड़ा इस पे बताएं कि ये तोहफा है क्रिसमस का, जर्मनी के एक साइंसदान फरमा रहे हैं। I haven't really heard this news. अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके फैलने से बेसिकली ये जो फैलेगा तो इससे जो आपकी वबा है वो दुनिया से खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वायरस का कोई एंटीवायरस निकला है वायरस की सूरत में? ये क्रिसमस सीजन के अंदर लोग जाहिर है कि जमा होते हैं, पार्टीज होती हैं, उनकी क्रिसमस पार्टीज होती हैं, आई एम श्योर इसी वजह से लोग डर रहे होंगे कि जी अब क्रिसमस आएगा तो फिर एक 5th वेव आ जाएगी। तो ये बात है, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, दुनिया में हर चीज जो है साइंटिफिकली प्रूवन होनी चाहिए। अगर साइंटिफिकली ये बात किसी ने कह दिया कि बहुत तेजी से, मैंने बहुत लोगों को टीवी पे बोलते हुए सुना है कि बहुत तेजी से फैल रहा है, आपके पास कोई एविडेंस है? अभी तो इट इज द बिगनिंग, यू हैवंट इवन हैड सो मेनी के कोई रिसर्च भी नहीं है अभी इतने सारे, देयर इज नो रिसर्च दैट हैज कम आउट एंड सो रैपिडली कोई रिसर्च आ भी नहीं सकेगी। तो जब तक हम देख रहे हैं, मुल्क बहुत सारे ममालिक में मोर देन आई थिंक 7 स्टेट्स ऑफ US में भी आ चुका है, और भी बहुत जगह आ चुका है। देयर इज लोग शशोपंच में तो हैं, आज सुबह जो न्यूज टीवी पे ब्रेकआउट हुई थी उसमें उन्होंने बार-बार ये कहा कि
क्रिएट हुआ था, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, लोग बहुत परेशान थे, हर कोई फोन कर करके एक दूसरे से पूछ रहा है। लेकिन ये कि जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं हो, इस तरह की रेवलेशंस करनी नहीं चाहिए। और उन्होंने भी सस्पेक्टेड का लफ्ज यूज किया था, लेकिन इसको जस्ट फॉर मेकिंग इट ब्रेकिंग न्यूज इस तरह ना। मैम एक इस पॉइंट पे जरा बात कीजिएगा। मैम आपने बहुत माशाल्लाह बड़ा ओहदा रखा पाकिस्तान का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में, आपने बहुत जबरदस्त आपका एक ताल्लुक रहा उस हॉस्पिटल से, एंड एवरीवन अप्रिशिएट्स यू। मैम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पाकिस्तान कब आगे स्टेप अप करेगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए हमारे NIH में तो बहुत बड़ी लेबोरेटरी बन गई है मेरे ख्याल से, और भी इट्स प्रोग्रेसिंग नाउ। एंड आई थिंक CDC की तरह हमारे पास भी एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम रेफरल यूनिट जो है, जिस तरह CDC में है, दे रेफर एवरीथिंग ओवर देयर एंड फाइंड आउट के व्हाट इज हैपनिंग। इसी तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद अगर हमारा कैपिटल है, वहाँ के अंदर CDC, और ये कैसा सज्जाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दे शुड बी one in every province and they should be in these scenario you should have, right, like and we should corona have or one in Karachi. There are so many things that are happening in Karachi also. A lot of progress is taking place, but it takes time. और हमारे यहाँ unfortunately हमारी यूनिवर्सिटीज में इतनी तहकीक जो है वो हो नहीं रही है आजकल जितनी होनी चाहिए थी। एक तो ये जब से कोविड आया उस वक्त वजह से काम भी स्लो। But ma'am, I think this is the right time. This is the right time to strike while the iron is hot, and this is the time, and we have lessons to learn from this. और कैसे hit and trial method से हम सब ने सीखा कि how to handle COVID, और मेरा ख्याल से यही वो वक्त है जिसमें हम और बहुत सी चीजें कर लेंगे। आप देखिए कैसा अच्छा सिस्टम बनाया पाकिस्तान में कि they have like NCOC ने किया, I think they've done a commendable job with all the provinces in between, and I would give full marks to all the provinces and including ours the most, because बहुत काम हुआ है यहाँ पे कोविड में। और मुझे ये अच्छी तरह याद है कि दिन रात from the top headquarter to the junior most man, everybody was involved in it, and everybody was performing their duty. Definitely, it's very appreciative. Thank you so much, ma'am. डॉक्टर साहब जरा बूस्टर डोज की बात कर लीजिएगा, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है। बूस्टर डोज आपकी थोड़े बता दें, लोग क्या वो लगवा सकते हैं? उसकी भी कोई नंबर आएगा, टाइमलाइन आएगी? पहली डोज के कितने अरसे बाद लगाई जा सकती है, कहाँ लगाई जा रही है? सर थोड़ा सा प्लीज अब हमको अवेयर कर दीजिए इस पर। देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है बूस्टर डोज का। अब ये चूंकि पहले बात हो रही थी कि बूस्टर डोज लगेगा नहीं लगेगा, कब लगेगा, तो अब ये डिसाइड हो गया है कि जो वेरिएंट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ, उसको भी प्रोटेक्ट करेगा कि जिन लोगों ने पहली दूसरी डोज लगा ली है, तो दूसरी डोज लगाने के 6 महीने के बाद जो है ये बूस्टर डोज लगाना बहुत ज़रूरी है। चाहे जो वैक्सीन उन्होंने लगाई है उसी का बूस्टर डोज लगा लें या कोई मिसमैच कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देख रहा हूं मैं कि बहुत से लोगों ने जो पहली डोज लगाने के बाद दूसरी डोज लगाई नहीं है, जो कि उनके लिए 3 करोड़ के करीबी आबादी है। 3 करोड़ एक बहुत बड़ा फिगर है सर, जिसने भी सेकंड डोज लगवाई है, जिन्हें नहीं लगाई है, तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए डिसएडवांटेज है। और मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को बताते चले कि आगे चल के वो लोग बहुत सेफ हो जाएंगे कि जिन्होंने पहली दूसरी डोज लगाने के बाद 6 महीने के बाद बूस्टर डोज लगा लिए। बहुत हद तक उनकी बचाव होगी। कोरोना का वायरस उन पे अटैक करेगा, वो बीमार भी होंगे लेकिन शिद्दत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, मुझे अफसोस है कि वो खतरे में है। तो लिहाजा जिन लोगों ने अभी भी नहीं लगाया है वो फौरी तौर पे हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट है उससे फायदा उठाएं, इससे पहले कि आप पैसे देके और परेशान हो रहे हो। तो जितनी जल्दी हो सके खुद लगाएं, अपने पूरे घर वालों को लगाएं। आपके घर में जो लोग काम करते हैं, चौकीदार हैं, मासी हैं, वेरी ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट, सबको लगाएं ताकि जितनी जल्दी हमारा मुल्क जो है वैक्सीनेट होगा उतनी जल्दी हम कोरोना से हमारा मुल्क। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैम सिमी जमाली साहिबा बहुत शुक्रिया, दो बहुत मुअज़्ज़ज़ नाम ऑफ कोर्स मेडिकल फील्ड के हवाले से, और ऑफ कोर्स जो गुजारिशात उन्होंने की हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा स्टार न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और बूस्टर डोज लगवाइए जब भी आपको 6 मंथ्स पूरे हो जाते हैं सेकंड डोज के बाद। और जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है, मेरे ख्याल में दिस इज़ द वेरी राइट टाइम कि आप अब सेकंड डोज लगवा लीजिए। ये एक छोटी सी गुजारिश है, यकीनी तौर पे पाकिस्तान को हमने बचाना है और मिलकर बचाना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।